नमस्कार। नमस्कार। गुड आफ्टरनून टू ऑल। जो हमारे प्यारे दर्शक हैं यूट्यूब पे, उन सभी का, और साथ ही जो जूम मीटिंग पर जुड़े हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उन सभी का मैं आपका होस्ट और दोस्त सुनील शर्मा स्वागत करता हूं इस खूबसूरत लाइन के साथ में दोस्तों, कि ना कोई राह आसान चाहिए, ना कोई राह आसान चाहिए, ना ही हमें कोई पहचान चाहिए। ना कोई राह आसान चाहिए, ना ही हमें कोई पहचान चाहिए। एक ही चीज मांगते हैं रोज भगवान से, एक ही चीज मांगते हैं रोज भगवान से। आप सभी के चेहरे पर, आप सभी जो लोग देख रहे हैं, आप सभी के चेहरे पर हर पल प्यारी सी मुस्कान चाहिए, प्यारी सी मुस्कान चाहिए। तो इस मुस्कान भरी लाइन के साथ में आज के इस वेबिनार में, जिस का विषय बड़ा हॉट है, बड़ी चर्चा में है और आप सभी से रिलेटेड है, आप सभी को बेनिफिट हो सकता है, इसमें मैं स्वागत करता हूं आप सभी का। कन्वर्सन ऑफ द गवर्नमेंट लैंड फ्रॉम द लीज होल्ड टू फ्री होल्ड, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी मेंबर को बड़ी राहत मिलेगी। कि जो रीडेवलपमेंट का सिलसिला चल रहा मुंबई में, पिछले कुछ महीनों की बात करेंगे तो हाउसिंग सोसाइटी में, तो ऐसी हाउसिंग सोसाइटी जो फ्री होल्ड नहीं है, उनके लिए ये गवर्नमेंट का जो इश्यूज आया, इस पे आवाज पहुंचानी सरकार तक। और इस विषय पर काफी सारे हमारे जो लोग हैं, एनजीओ हैं, काफी सारे काम कर रहे हैं। उसमें सबसे ज्यादा यदि काम कर रहे हैं कोई, तो सलील रमेश चंद्रा जी हैं, जो हमारे साथ मौजूद है। काफी सालों से गवर्नमेंट की जो लैंड होती है उस पर अध्ययन कर, स्टडी कर, एक आवाज उन्होंने सरकार की तरफ से, लोगों की तरफ से सरकार तक पहुंचाई है। और वो सरकार उसको सुने, सरकार उसको समझे कि क्या दुख है उन हाउसिंग सोसाइटी में जो लोग रहते हैं, कलेक्टर लैंड और गवर्नमेंट की डिफरेंट डिफरेंट लैंड, जो हाउसिंग सोसाइटी बकायदा उन्होंने स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन टैक्स भरा है, तो वो हकदार भी हैं फ्री होल्ड के लिए। किस तरह से क्या टेक्निकली इश्यूज आ सकता है, तो दोस्तों इस महत्वपूर्ण अहम विषय पर आप सब अवेयर हो, एजुकेट हो। और इस विषय पर आप सभी से रिक्वेस्ट है, यूट्यूब पे जो लोग देख रहे हैं उन लोगों के लिए, और जो हमारे पार्टिसिपेंट है इस विषय पर, सलील जी, रमेश प्रभु जी, तमाम हाउसिंग फेडरेशन के श्याम बुबना जी, प्रकाश दरेकर जी, जितने लोग आवाज बुलंद कर रहे हैं, उनके साथ साथ यदि आप सब इसमें सहयोग देंगे तो ये हर एक स्टेक होल्डर की, आप सभी लोगों को काफी बेनिफिट होगा। जनता की आवाज सबसे बड़ी आवाज होती है। तो दोस्तों ये प्लेटफॉर्म है, आप हमसे जुड़े इस प्लेटफॉर्म से, और हम आगे यदि सरकार तक बात करने की बात हो, मोर्चे की बात हो, या रोड पे आने की बात हो, इस विषय पर यदि नहीं होता है तो साथ दें और इस पे अवेयर हो, एजुकेट हो। इस विषय का सिलसिला हम आगे बढ़ा रहे हैं। दूसरी हमारी सीरीज है वेबिनार की दोस्तों। तो महासेवा, मुंबई हाउसिंग फेडरेशन, एमएनएस मीडिया और फेडरेशन ग्रेटर मुंबई रेसिडेंट वेलफेयर मिलकर ये अवेयर कर रहे हैं आप सभी लोगों को कि रिपीटेड विल नाइट नगर ट्रेजेडी बी रिपीटेड। तो आगे यदि नाइट नगर में जो हादसा हुआ, लोग मारे गए, तो वैसी घटना वापस रिपीट ना हो मुंबई में, इसलिए हम अलर्ट रहें, हम सावधान रहें, साथ में हम मिलकर आवाज बुलंद करें सरकार तक। हमारे जो राज्य के मुखिया हैं, एक नाथ शिंदे साहब, देवेंद्र फडणवीस साहब, उन तक आवाज पहुंचाएं। उन तक कैसे मीटिंग हो, उन तक आवाज कैसे पहुंचे कि ये जनता का विषय है। रेवेन्यू ठीक है, लेकिन जनता का रेवेन्यू मिनिस्टर है, वहां तक आवाज पहुंचे। तो दोस्तों इस विषय पर अहम जानकारी के लिए, खास जानकारी के लिए, मैं प्रेजेंटेशन के लिए, हमारे कुछ मेहमान तो जुड़ेंगे, लेकिन मैं सबसे पहले स्वागत के लिए इनवाइट करूंगा रमेश प्रभु सर हो, तो रमेश प्रभु सर आए, प्लीज वेलकम रमेश प्रभु जी। और श्याम सुंदर बुबना जी, श्याम सुंदर बुबना जी दोस्तों फेडरेशन ग्रेटर मुंबई रेसिडेंट्स वेलफेयर के ऐसे युवा तो नहीं बोलेंगे, करीबन 70-75 के अबो इनकी एज है। तो ऐसे जुझारू और पेशेंस रखते हैं हाउसिंग सोसाइटी के इश्यूज पे कि ये विषय है, इसको आगे लेके जाना है, कैसे सरकार से बनवाना। तो इतनी उम्र में भी इनकी स्पिरिट है कि काम कर रहे हैं और हम लोगों को जैसे उत्साह देते हैं, और साथ में इस तरह के वेबिनार करना साथ मिलके। तो मैं चाहूंगा श्याम सुंदर बुमना जी और रमेश प्रभु जी स्वागत करें। अविनाश, आवाज ऑडियो ऑन करो। श्याम सुंदर बुमना जी है लाइन पे और रमेश प्रभु सर का। यस बुबना जी। I, I hereby I heartily welcome the dignitary on behalf
Shri Praveen Daritar, special guest, and keynote speaker, Shri Salil Ramachandra, Shri Ramesh Prabhu, Shri Prakash Daritar, Shri Sitaram Rane, and participants to today's live webinar on the hot subject awareness program for benefit of the conservation of government land. Government land from leasehold to freehold for benefit of members of housing societies, not to repeat the tragedy of Nayat Nazar in future. Now I request Shri Sunil Sharma, the host and moderator of today's live webinar, to intro the special guest and keynote speakers. थैंक यू श्याम सुंदर बुबना जी। देख सकते हैं आप इनकी उम्र से इनका जो जज्बा दिल का, दोस्तों ये हाउसिंग सोसाइटी के ऐसे विषय को लेके आते हैं और ये फेडरेशन ग्रेटर मुंबई रेसिडेंट्स वेलफेयर के चेयरमैन है। बुबना जी, आप स्वस्थ रहे, हेल्थी रहे, ताकि ये जब विषय को आगे बढ़ाते रहे हम सब मिलके, तो जरूर आगे इस पर प्रयास करते रहेंगे आप सबके साथ मिलकर। तो आगे बढ़ते हुए दोस्तों, धन्यवाद बुबना जी। आगे बढ़ते हुए मैं इनवाइट करूंगा आज के हमारे मुख्य वक्ता, स्पीकर और जानकार, एक्सपर्ट इस विषय के, सलील रमेश चंद्रा जी को। सलील जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सर। सलील जी, मैं यही कहूंगा, आज प्रकाश दरेकर जी और प्रवीण जी, उन्होंने बोला है, मुझे आश्वासन दिया, और अभी सीताराम राणे जी से मेरी बात हुई है कि मैं कुछ टाइम में कनेक्ट होऊंगा। मैं आपका स्वागत करता हूं। आपने जो मेहनत की है साहब गवर्नमेंट लैंड पे इतना विषय पर, ये आप इतने सालों की मेहनत आगे रंग लाएगी, ऐसा मेरा उम्मीद है। मैं बहुत पॉजिटिव सोचता हूँ और सभी लोगों को बोलूंगा, मैं रेसिडेंट्स को, जो इतने लोग जुड़े हाउसिंग सोसाइटी के, यहाँ पे सब कनेक्टेड लोग हैं, जितने यूट्यूब पे देख रहे हो, जितने लोग अभी कि उनका कहीं ना कहीं इस विषय से डायरेक्टली संपर्क है। तो इस पे जो मेहनत की उन लोगों की इस खूबसूरत लाइन के साथ मैं आपका स्वागत करता हूँ कि बदलाव के लिए एक पल काफी है, बदलाव के लिए एक पल ही काफी है। एक पल एक दिन को बदल सकता है, एक पल एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है, और वह एक जीवन इस दुनिया को बदल सकता है। वह एक जीवन, आपका जो जीवन जीता है, वह एक जीवन इस दुनिया को बदल सकता है। निश्चित ही बदलाव आएगा, और अभी तक बदलाव आया है, सरकार ने इसको एक्सेप्ट तो किया है, अब इसको अमली पजामा पहनाना है, इसको अमल में लाना है, इम्प्लीमेंट करना है। तो जरूर जनता की तरफ से आवाज जाना जरूरी है, क्योंकि सरकार भी सीधे सीधे इसको अलग एंगल से लेती है। तो इस खूबसूरत लाइन के साथ में सलील जी का मैं स्वागत करता हूँ। सलील रमेश चंद्र जी, प्लीज वेलकम। आप करें आपकी इस पीपीटी, किस तरह से आपका यह अधिकार है और किस तरह से आपको मिलना चाहिए। जी थैंक यू सर, थैंक यू। आप सुनील जी, आप हर टाइम 2 लाइनें बताते हैं जो काफी इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल रहते हैं। पहले तो आपने स्माइल के बारे में बताया, फिर अपना जीवन बदलने का जो हम लोग का जो ये है वो बताया। दोनों भी अच्छे थे और बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर ऑल दिस। जो 2 लाइनें आप बताते हो बेसिकली, एंड थैंक यू फॉर दैट बेसिकली। And I also thanks to Mr. Ramesh Prabhuji and people who have worked for this webinar. And because of their efforts, we are able to have these webinars and discuss the problem. तो मैं शुरू करूं सर बेसिकली इसके? Yes sir, go ahead, welcome sir, go ahead. Okay, yeah. So मैं चालू करता हूं। से बेसिकली हम लोग ने लास्ट टाइम एक वेबिनार रखा था और उसमें हम लोग ने काफी कुछ पीपीटी में बोलूंगा अविनाश को पीपीटी शेयर करें, अभी जो शेयर किया था पीपीटी, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। यस। तो लास्ट टाइम हम लोग ने एक काफी डिटेल में बात की और उसमें हम लोग ने क्या क्या इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है, और वो सब मतलब हिस्ट्री से लेके जीआर से लेके हाई कोर्ट जजमेंट वगैरह सब हम लोग ने डिस्कस किया। मैं एक थोड़ा सा समरी लेना चाहता हूँ उसका बिफोर वी गो टू द मेन सब्जेक्ट। एंड कैन वी शेयर द पीपीटी सर, इफ यू कैन पॉसिबल टू? यस अविनाश।
हमारे सहयोगी टेक्निकल सहयोगी अविनाश शिंदे, प्लीज शेयर द पीपीटी। यस, गो अहेड सर। या तो मैं एक थोड़ा पावर पॉइंट, ये टाइम मेरा ये बहुत कम रहने वाला है। आई डोंट थिंक आई विल टेक मच ऑफ योर टाइम बिकॉज a large part of your webinar subject has been already been done last time. So मैं ये बिल्कुल बिल्कुल, एक मिनट में सलील जी, यदि लास्ट टाइम सलील जी का एकदम डिटेलिंग में पीपीटी था, प्रेजेंटेशन था, लगभग एक आवर से भी ऊपर था, 1.5 आवर। तो यदि वो पीपीटी चाहिए, वो वीडियो चाहिए आपको, तो मुझे पर्सनल मेरे नंबर पर मैसेज करें। मेरा नंबर मैं चैट बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ, आपको भी बता रहा हूँ, 9920378133 9920378133। ये मेरा नंबर है, इस पे व्हाट्सएप मैसेज करें अपना नाम, तो पुराना वीडियो भी आपको इन्फॉर्म होंगे, आप जानकारी मिलेगी उसको भी। आज शॉर्ट में डिटेल बनाया कि किस तरह से ऐसी घटनाएं ना हो। तो प्लीज वेलकम सलील जी, गो अहेड सर। Yeah, so we'll just summarize. It will not take much of a time. Even the basic topic हम लोग जो अभी दिखा रहे हैं वो that will be in a very brief way. But एक नया पर्सपेक्टिव हर टाइम मैं देने का कोशिश करता हूँ, तो वो नया पर्सपेक्टिव रहेगा। और अभी जो प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व करना है वो बेसिकली इंटेंशन है इसमें। तो मैं पहले जाता हूँ, ये प्रेजेंटेशन में हिस्ट्री ऑफ मुंबई सिटी एंड सबर्ब्स हमने कवर किया, जहाँ पे हम लोग ने बताया कि मुंबई सिटी में पहले लैंड ग्रांट्स हुए थे पोर्चुगीज टाइम से, फिर बाद में सबर्ब्स में इंडिपेंडेंस के बाद में से सिटी में लीजेस में हुए, सबर्ब्स में फिर ऑक्यूपेंसी क्लास 2 आफ्टर इंडिपेंडेंस, क्योंकि दे वांटेड टू इंक्रीज द सिटीज और फिर सब जगह ऐसा हुआ। मोस्ट ऑफ द मुंबई में करीबन 3000 लैंड ग्रांट्स है लीज और ऑक्यूपेंसी के, और पूरा ऑल ओवर महाराष्ट्र देयर आर 22,000 कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज टू हुम द लैंड्स हैव बीन ग्रांटेड। इसके अलावा भी ग्रांट्स है, मतलब एग्रीकल्चरल लैंड्स है, फिर अपने जो नाजुल के करीबन 44,000 लैंड्स है, तो करीबन 1.5 लाख के करीबन लैंड्स है जो क्लास 2 और लीजेस में है बेसिकली। हम लोग ने फिर ये भी टेन्योर्स कौन से होते हैं, तो ऑक्यूपेंसी क्लास 1 और क्लास 2, एक ऑक्यूपेंसी क्लास जो है उसका है, फिर लीजेस है उसके बारे में बात किया। ऑक्यूपेंसी क्लास 1 मतलब फ्री होल्ड जमीनें होती हैं, और क्लास 2 में रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं। हम लोग ने ये भी बात किया कि लीजेस जो लॉन्ग टर्म लीजेस है विथ a clause for renewal of lease, they're actually class 2 lands and not leases basically। ये भी हम लोग ने समझा। फिर लैंड ग्रांट्स जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में हुआ था ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, उसके रूल्स में चेंजेस हुआ था। शुरू में कंडीशंस बहुत कम थे, फिर बाद में बढ़ते गए, और फिर अभी एक जमींदारी सिस्टम जैसा हो गया बेसिकली उसमें। और हम लोग वो पिछले 12 साल से उसका जो है, जो रूल्स है उसको हम मतलब जो एकदम ऐसे अटक रहे थे, उसमें काफी हम लोग ने चेंजेस लाके उसमें उसके जो डिफिकल्ट थे पीरियड, उसमें बहुत कम किया है, बट अभी भी उसमें प्रॉब्लम्स है। फिर PWR 219 का हम लोग ने स्टडी किया, जहाँ पे 90% रिजर्वेशन होता है, ऐसा हम लोग ने चेंजेस किया। तो ये सब हम लोग ने स्टडी किया है बेसिकली। ये वापस मैं आता हूँ इसके बारे में ये सब से। फिर हम लोग ने वेरियस GR स्टडी किया कि 1957 का GR था, फिर 2012 का GR था, ऐसे अलग अलग GRs हम लोग ने स्टडी किया, जो शुरू में बहुत डिफिकल्ट थे, फिर बाद में जो GRs हम लोग ने अभी कोशिश करके निकाले हैं जो प्रॉब्लम सॉल्व करें। बट फुल प्रॉब्लम सॉल्व हुआ ऐसा मैं ये नहीं कह सकता हूँ। फ्री होल्ड का नोटिफिकेशन हम लोग ने निकाला 8 मार्च 2019 को, वो सब हम लोग ने किया बेसिकली। अभी वो हम लोग ने इसके बाद भी हम लोग ने ये इशू निकाला कि ये जो फ्री होल्ड का जो नोटिफिकेशन ये है बेसिकली, उसका बहुत थोड़ा जन ने फायदा लिया है, कन्वर्जन बहुत थोड़े हुए हैं, और पूरा मुंबई में करीबन सिटी और सबर्ब्स मिला के 60 के ऊपर नहीं जा रहा है बेसिकली। और हम लोग ने फिर वायलेशंस समझे क्या क्या होते हैं, मेंबरशिप ट्रांसफर का वायलेशन होता है, लैंड वायलेशंस क्या हो सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो हम लोग ने वो सब स्टडी किया। हम लोग ने वेरियस जजमेंट्स का एक ये किए, मतलब उसका एनालिसिस किया। उसमें डॉक्टर भरद्वाज का जजमेंट है, SP चेनॉय का जजमेंट है, दीनानाथ CHS का जजमेंट है, जिसमें हम लोग ने बताया कि ये जो मेंबरशिप ट्रांसफर्स वगैरह जो है
they are basically should not be there in the first place. मतलब वो government should not be asking saying that these are violations, because भरद्वाज और एसपी चेन्नई का जो जजमेंट्स है और दीनानाथ में, इसमें यही निकल के आता है कि once the society is granted a land, then the regulation of that is done as per the Maharashtra Cooperative Societies Act and not by any other rules and regulations. At the time of the grant, जो मेंबरशिप डिसाइड करना है कि ये सोसाइटी को लैंड देना है कि नहीं, उसको उसके मेंबरशिप कौन होना चाहिए, अगर पीडब्ल्यूआर होगा तो 90% रिजर्वेशन कैटेगरी के है कि नहीं, वगैरह सब जो है, या फिर 83 के बाद में 20% रिजर्वेशन चालू हुआ तो 20% रिजर्वेशन में लोग आते कि नहीं, वो एट द टाइम ऑफ द ग्रांट इट इज टू बी सीन. बट एक बार ग्रांट हो गया, मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी को वो सब देखने के बाद में, ग्रांट होने के बाद में उसका राइट, गवर्नमेंट का राइट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और कलेक्टर का राइट रहता नहीं है, फिर भी गवर्नमेंट इज इंसिस्टिंग. वो सब इश्यूज हम लोग ने डिस्कस किए. फिर हम लोग ने नायक नगर का ट्रेजेडी के बारे में बात किया, जहाँ पे वो बिल्डिंग गिरी और 19 लोग मरे, और उसमें क्यों, मतलब दे ट्राइड फॉर रिडेवलपमेंट, और फिर उनका जो PWR 219 स्कीम का इश्यूज है वो सब हम लोग ने डिस्कस किया. फिर गवर्नमेंट ने जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जो सजेस्ट किए हैं फॉर लैंड ग्रांट्स, तो वो हम लोग ने बताया कि उन लोग का ही जो यस्दा का रिपोर्ट है 2006 का, यस्दा एक पुणे में संस्था है, और वहाँ पे IAS ऑफिसर्स मिला के ये डिसाइड किया कि ऑल लैंड्स विच हैज गॉट वेरियस टेन्योर्स, क्लास 2 और लीज वगैरह, इनको सबको एक ही क्लास में लाना चाहिए, दैट इज ऑक्यूपेंसी क्लास 1, मतलब फ्री होल्ड में लाना चाहिए, ताकि जो जमीन का व्यवहार है, मार्केटेबिलिटी है, मॉर्गेजिंग है, वो सब बढ़ जाता है, और फिर इट विल गिव ए फिलिप टू द इंडस्ट्री एंड ऑल दैट. और ये इश्यूज जो है रीडेवलपमेंट के इश्यूज आते हैं, वो सब उसमें सॉल्व होते हैं. वो सब सॉल्यूशंस वगैरह हम लोग ने, फिर क्या क्या सॉल्यूशंस होना चाहिए, मतलब कन्वर्जन का इश्यूज में हम लोग मांग रहे हैं कि 5% वगैरह में करिए कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, सो दैट दिस प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व बेसिकली. So these are the things that we discussed last time. Abhi we'll go to the next slide basically, where we'll come to the current topic, that is will Nayak Nagar tragedy be repeated? Sir, can you so whether Nayak Nagar tragedy be repeated? This is the question. For me the answer is yes. How I want to come to that, I'll come to that issue basically. कि क्यों रिपीट होने वाला है. बट लेट अस अंडरस्टैंड दैट इन नायक नगर इन कुर्ला 19 people lost their lives when the building collapsed due to the dilapidated condition of the building. And there are two main reasons why this occurred, why such a tragedy will continue to happen. इसमें दो reasons हैं, membership transfer problems है, और दूसरा है high conversion premium for most of the societies. So these are the two things that will hamper or the main reasons for why these tragedies will continue. So we'll continue with the next slide basically. We'll go to the next slide. Please go to the next slide. Membership transfer problems. Now say the thing is that हम लोग ने काफी कोशिश किया basically, और हम लोग ने GR भी निकाला 2022 उसका GR निकाला, but they are not solving the problem. I'll go to the last problem first, that is various GRs are not able to solve the problem. तो ये क्यों होता है कि say the thing is that मैंने जो पहले बात किया था कि ये लैंड ग्रांट कैसे हुए थे और उसका रेगुलेशन कैसा होना चाहिए था. Say when the land was being granted, the government approved the members of the cooperative housing society. उसके जो members का जो salary certificate होता है या उसका जो caste certificate होता है, वो देख के उसके बाद में वो decide करते हैं कि ये land इनको देना चाहिए. अभी before say 1983 or something like that, 80s you can say, the government gave two categories of land, one land to the open category and another to the backward, socially backward people. And open category में भी जो देते थे वो economically backward, मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट हो या जिसका इनकम कम हो उनको देते थे basically. तो ये जो देते थे तो फिर they were seeing the salary certificate and all that, membership को approve करते थे, and then
the cooperative society को land grant होती थी. Whereas in the socially backward segment, there was 90% reservation, and then there was a social welfare department which used to ratify this membership of the members of the cooperative housing society. फिर उनको land grant revenue department देती थी या collector देता था. तो ये सब वो टाइम लैंड ग्रांट के कंडीशंस थे कि आपको मेंबरशिप शुड बी अप्रूव्ड बिफोर द लैंड इज ग्रांटेड. एंड प्रॉब्लम ये हुआ कि ये जो कंडीशन है कि मेंबरशिप शुड बी अप्रूव्ड वाज कैरिड इन द एग्रीमेंट विद द कलेक्टर और द गवर्नमेंट, एंड दिस क्रिएटेड ए प्रॉब्लम बिकॉज देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट इन लॉ कि मेंबरशिप ट्रांसफर्स जो होते हैं in the society are governed by the bylaws and the Maharashtra Cooperative Act, Maharashtra Cooperative Act basically. So Maharashtra Cooperative Societies Act basically. तो MCS से होता है. तो उसमें क्या है, सिंपल है कि आप एक किसी का डेथ हुआ तो नॉमिनेशन करना है तो नॉमिनी को जगह मिल जाती थी, उसको मेंबरशिप ट्रांसफर हो जाती थी. बट मतलब वो nominee was not the owner. The high courts and now even the 2000 amendment has made it clear कि this nominee member is basically a provisional member and not a actual owner of the place, and it has to be decided by the courts or by the various release deeds or whatever happens, and after the ownership is decided then the nominee or some other, मतलब succession के ऊपर वो decide होता था. But till that time, the succession is decided, the nominee becomes a member and all rights of the member is then granted to the nominee, so that all the obligations of the flat, मतलब उसका rent, उसका जो maintenance हो या उसके जो rights है to represent in the general body and in the committee and all that are secured basically, so that his right doesn't go away. So that was about that. फिर सेल के बारे में वो लोग कहना चालू किए कि now you should give us revenue. Now let us say the problem is that you are given a land to a socially backward or economically backward person so that he gets strength. अभी when you say कि नहीं उसको revenue देना चाहिए, तो फिर क्या हो जाता है कि the person who is buying, he is buying at the market rate. He is not getting any benefit also from those lands. Now, say for let us say the buyer or the seller pays this amount and later on again sells it. तो वो टाइम में जो पहला जो बायर था उसने बेनिफिट लिया, तो बट द सेकंड बायर जो था उसको तो कुछ बेनिफिट मिला नहीं. तो व्हाई ही शुड पे दिस मनी टू द गवर्नमेंट इन द फर्स्ट प्लेस? Now this is the logical reason, but then the government looks at revenue. Then if that is the case, then all the lands in the cooperative societies, they should also be made to pay some revenue or something like that. Either you do that or you remove this condition altogether. But it is very difficult to convince the revenue people on this matter because they are all looking at revenue and not seeing the whether the law is useful or whether it is as per the judgments and the law and all that. And Bombay High Court came out that once land is granted, membership transfer do not need to be approved by the collector or the government. मतलब दीनानाथ में हुआ था कि 90% रिजर्वेशन सोशली वेलफेयर डिपार्टमेंट मांग रहे थे and it was not accepted by the court. In case of SP Chenoy, again the membership transfer was said कि the member, though he is called a tenant, is as good as a owner of the flat and no prior approval is required. और जो भरद्वाज का जजमेंट है उसमें भी कहा था कि once the land is at the time of grant only, the government has to look at whether what the member is all about, मतलब उसका approval देना है. Once the land is granted to the society and member gets the flat, then the role of government is over, kind of over basically. So these kind of issues continued and the government kept on saying कि नहीं हमको तो पैसा मिलना ही है in spite of all these judgments. And there are various type of problems that we get. Initially,
there were two categories: open category with economically backward, and PWR with socially backward. फिर 80s में they said कि वो दोनों बंद हुए, and then they said कि 20% reservation for the socially backward, and balance 80% for the socially economically backward. 20% for socially backward and 80% for economically backward. So that was the criteria that was decided, or for government servants and all that. So अभी when you make these rules, problem क्या होता है कि the societies get stuck with these issues. Now, for example, we got a GR into 2015. We said कि ठीक है आपको, और एक कंडीशन ऐसा भी था कि जो नया मेंबर आएगा उसका 20,000 रुपीज सैलरी बोथ हस्बैंड और वाइफ मिला के उनका होना चाहिए. तो वी सेड कि ये कैसा पॉसिबल है. So we removed that condition. We got a GR that removed that condition. Then the 20% का भी जो बोला था कि जो 80s के पहले नहीं था उनको भी ये एप्लीकेबल नहीं है. तो ये सब होते हैं. तो हम लोग फिर और क्या होता है इसमें, अभी मान लो अभी 22 का GR निकला 2022 का, उसमें ओरिजिनल मेंबर अप्रूव नहीं होगा तो उसका ये निकाला था, सॉल्यूशन निकाला था. बट फिर भी ये प्रॉब्लम सभी रहते हैं कि जो सोसाइटीज में 20% रिजर्वेशन है और सोशली बैकवर्ड या 90% रिजर्वेशन है, तो उनको वो मानते ही नहीं, उनको तो फ्री होल्ड का देने का तैयार ही नहीं है. क्योंकि अगर आपने वो कोटा मेंटेन नहीं किया देन इट बिकम्स ए वायलेशन. और 20% में चलो मान भी लेते कि अगर होता है तो दे कैन गो फॉर दैट. बट मेनी प्लेसेस इट हैज हैपेंड दैट पीपल हैव नॉट मेंटेन्ड दैट कोटा. एंड इन 90% केस तो वो तो अभी रूल्स एंड रेगुलेशंस में है ही नहीं कि वो दे कैन गो फॉर फ्री होल्ड. नाउ दिस काइंड ऑफ, और फॉर एग्जांपल if the membership is got stuck in any society, even if it is an open category due to legal problems or some other problems, and then उनको भी फिर ये free hold नहीं कर सकते because as per the government the violation is there on the land. तो कुछ ना कुछ रीजन से ये वायलेशंस रहते हैं. These are basically violations which the any ओनरशिप लैंड जो है फ्री होल्ड लैंड, ये तो अपने हिसाब से सॉल्व करते हैं. तो फिर इधर भी तो हम सॉल्व करेंगे ना. बेसिकली कुछ प्रॉब्लम होता है, कोर्ट का डिसीजन आता है एंड सेज कि नहीं दिस इज नॉट द मेंबर, यू टेक दिस एज अ मेंबर, विल ट्रांसफर इट एज पर द कोर्ट ऑर्डर. और फिर इफ देयर इज ए सेटलमेंट बिटवीन द सक्सेसर्स and then the settlement is approved by the court or something, or there is some will which is basically mandated, what you call probated, then as per that we'll go and do that, no, basically. वो तो चलता ही रहता है. Why does the government or collector have to say all that and keep saying that it is a violation and whatever it is, and then they are not, the societies will not be able to transfer will not be able to go for conversion since it is a violation. Now, then there are lands which have been granted to individuals in 50s and earlier to 50s, and now the buildings have been built there, and now there is a cooperative society. तो उसमें भी वो प्रॉब्लम है कि उनको फिर कैसे फ्री होल्ड करें, बिकॉज अभी गवर्नमेंट क्या कहते हैं कि द इंडिविजुअल का जो प्रॉपर्टी कार्ड में अभी भी इंडिविजुअल का नाम है, तो उसको सोल्यूशन क्या है. कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी हैज टू बी द ओनर नाउ एज पर द मोफा एक्ट. बट वो तो एक लॉ है जो दूसरे डिपार्टमेंट को नहीं समझ में आता है, ऐसा है कोऑपरेटिव. तो दीज आर द प्रॉब्लम्स. दे हैव टू सी इट होलिस्टिक सिचुएशन एंड कम आउट विद द से पीसमेल सॉल्यूशन रहता है कुछ ना कुछ, और ये सब प्रॉब्लम्स निकलते नहीं है. एंड लैंड विथ नो रिस्ट्रिक्शन जो मैंने बताया कि ऑफ रिजर्वेशंस जो 80s के पहले थे, बिकॉज देयर वर टू काइंड ऑफ लैंड्स. एक तो इकोनॉमिकली बैकवर्ड थे जिनको ये लैंड्स ग्रांट दिए थे, या फिर PWR 219 ग्रांट्स थे जहाँ पे सोशली बैकवर्ड थे बेसिकली. और ये मैंने सब बताया कि विथ 20% रिजर्वेशन के बाद में चालू है. और फिर ये जो नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन रिजर्वेशंस और PWR वो बंद हो गया, फिर 20% रिजर्वेशंस के सोशली बैकवर्ड एंड 80% इकोनॉमिकली बैकवर्ड ये चालू हो गया.
ये सब होने के बाद भी अभी भी जियाज के बाद में भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए? व्हाट इज द सॉल्यूशन? बिकॉज ये अगर मेंबरशिप ट्रांसफर का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो जो भी हो 15% हो 5% हो, द सोसाइटीज विल नॉट बी एबल टू गो फॉर व्हाट यू कॉल फ्री होल्ड। तो हम लोग सॉल्यूशन ये बता रहे हैं। विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, प्लीज गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। सुनील जी, वो मेरा ऊपर में ये कुछ डिस्प्ले मेरा ना ये नहीं आ रहा है, मतलब वीडियो नहीं आ रहा है। हेलो, वीडियो आ रहा है सर, आपका वीडियो आ रहा है? आ रहा है क्या? ओके, आ रहा वीडियो प्रॉपर है, परफेक्ट। अच्छा नेक्स्ट स्लाइड पे जाइए ना सर। नेक्स्ट स्लाइड करो अविनाश। अच्छा, सॉल्यूशन टू मेंबरशिप ट्रांसफर प्रॉब्लम्स। बेसिकली व्हाट वी आर सेइंग इज कि आप एक एमनेस्टी एग्जाम्पशन स्कीम फॉर मेंबरशिप ट्रांसफर के लिए लाइए। ये क्यों कह रहा हूँ कि से बेसिकली ये सब पेपर वर्क इतना है, मतलब मैं जो अभी जो स्लाइड बता रहा हूँ और उसका मैं एक ऐसा ऊपर नीचे थोड़ा हो जाएगा, आई विल नॉट, बिकॉज देन व्हाई वी शुड गो फॉर इट इज ऑन द नेक्स्ट लास्ट थिंग। इट विल लास्ट जो है, इट विल अवॉइड पेपर वर्क एंड टेक मच, मतलब पेपर वर्क कितना होता है कि जो कमेटी मेंबर वो थक जाता है, 3-4 साल लग जाते हैं पूरा पेपर वर्क बनाते ही, क्योंकि काफी सालों से ये प्रॉब्लम चला है। तो 30-40 सालों से जो पेपर वर्क जो होता है वो उसको कलेक्ट करना पड़ता है, उसको एफिडेविट और फिर फॉर्म रहता है, फिर रिजोल्यूशंस अलग अलग सोसाइटी के पुराने उसकी कॉपी देनी पड़ती है, फिर वेरियस सक्सेसर्स हो गए अगर नॉमिनेशन है उसका फिर एफिडेविट लेना पड़ता है। ऐसे काफी कुछ इश्यूज पेपर वर्क चलता रहता है। अगर 3-4 एग्रीमेंट रहे होते हैं तो 3-4 एग्रीमेंट का जो कॉपीज है वो देना पड़ता है। समटाइम्स इट इज रजिस्टर्ड तो ठीक है, नहीं रजिस्टर हुआ है तो उसका स्टैम्प ड्यूटी पेड होना चाहिए। स्टैम्प ड्यूटी पेड नहीं होगा तो फिर और भी प्रॉब्लम होता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स, वो पेपर वर्क इतना होता है कि सोसाइटी का जो कमेटी मेंबर है उसको वो करते करते 3-4 साल निकल जाते हैं बेसिकली, और कुछ ना कुछ तो लैक्यूने रहता है। तो वो सब जो है गवर्नमेंट को एक्चुअली उसमें दखल देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एनी कोऑपरेटिव सोसाइटी मैनेज इट्स वर्क। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम देन द सोसाइटी हैज, देयर इज ए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर दैट, द लॉ इज देयर बेसिकली। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यू टेक 2% प्रीमियम ऑफ द आरआर फॉर द लैंड टू बी चार्ज एज एमनेस्टी एग्जम्पशन स्कीम। अभी ये 2% में एक फिगर कैसे आए, तो मैं एक ये किया कि व्हाट इज द रेवेन्यू दैट द गवर्नमेंट हैज गॉट। सो लेट अस से मैं अभी काफी कुछ सोसाइटीज ने पूरे के पूरे अपने जो मेंबरशिप ट्रांसफर कंप्लीट कर दिए, मतलब उनके पास अभी एक भी मेंबर अनऑथराइज्ड और हु इज इन वायलेशन नहीं है। नॉमिनेशंस के ट्रांसफर किए, सेल डीड के सब ट्रांसफर किए, सब हुए। तो उनका मैंने डाटा देखा कि 2 सोसाइटीज का, और एक्चुअली इनफैक्ट मैं 3-4 सोसाइटीज का और देखा, बट जो डाटा गवर्नमेंट को दिया है उसमें 2 सोसाइटीज के हम लोग ने डाटा दिया है। एक सोसाइटी ने पिछले 40 साल का जो वायलेशन क्लियर किया है वो करीबन 5 लाख का है, एंड अगर ये 2% करेंगे तो गवर्नमेंट विल गेट अराउंड 20 lakhs, मतलब 2% ऑफ प्रीमियम ऑफ द आरआर, मतलब जो लैंड है उस मल्टीप्लाइड बाय द प्रीमियम दैट इज द आरआर इंटू 2%। ये अगर करेंगे तो गवर्नमेंट विल गेट अबाउट 3 और 4 टाइम्स द रेवेन्यू बेसिकली। दूसरा सोसाइटी का मैंने रिव्यू किया, उनका करीबन 15 लाख का कुछ तो पिछले 40 साल का जो था उन्होंने क्लियर किया, तो दे पेड 15 लाख रुपीज एज द रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। और ये 2% का हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इट कम्स टू अराउंड 50 lakhs और समथिंग लाइक दैट। तो इट इज 3 times द रेवेन्यू दैट द गवर्नमेंट विल गेट। नाउ ये सब दोनों सेक्रेटरीज को मैंने ये बात किया कि अगर आप ये प्रोसेस में जाना चाहेंगे या यू वुड वांट टू गो फॉर 2% प्रीमियम, तो दोनों सेक्रेटरीज ने बोला ये सब काम करने से बेहतर मैं आई विल गो फॉर 2% प्रीमियम एंड पे ऑफ एंड फिनिश ऑफ दिस मैटर। दैट इज द सिचुएशन, बिकॉज इनको जो तकलीफ उन्होंने झेला है पिछले
4-5 साल या 10 साल, बहुत जन ने तो काफी सालों से फॉलो अप करके रखा है वो गवर्नमेंट के पास जाने का एक एक चीज के लिए, और कभी जीआर निकलेगा वगैरह। तो दे आर इवन नाउ, मतलब ये रेवेन्यू जो है दे आर विलिंग टू पे ऑन देयर ओन, ये चलो ये दे देंगे, ऑफ कोर्स सब्जेक्ट टू माय नेक्स्ट थिंग दैट इज द फ्री होल्ड का जो प्रीमियम है दैट शुड बी ब्रॉट डाउन, बट ये 2% गवर्नमेंट कैन डू, the government will get more revenue than what it is now getting. And what is the kind of work that the government, the paperwork जो है, जो करना पड़ता है, जो cooperative society जो members है, कमिटी मेंबर्स, उनको जो आना जाना पड़ता है बार बार इधर उधर सब कलेक्ट, कभी मेंबर के पास जाओ, कभी कलेक्टर के पास जाओ, फिर बाद में ये सब करते करते उनका दम निकल जाता है। एंड इट विल, ये सब करने के बाद में जो टाइम सेव हो जाता है कि लेट अस से यू गिव वन लेटर सेइंग कि मेरे को 2% प्रीमियम भरना है, तो ये सब एक इसमें ही खत्म हो जाता है, मतलब पूरा 15-20 दिन में, 1 महीने में पूरा मैटर खत्म हो जाता है। इट विल सेव द मैन पावर ऑफ गवर्नमेंट ट्रेमेंडसली, मतलब वो जो बैठे हैं क्लार्क वगैरह, एक एक फाइल, एक एक जन 250 सोसाइटीज को हैंडल करते बैठते हैं, फिर बाद में कुछ आया तो फिर वापस उसको पेपर वर्क वापस देखना पड़ता है कि उसमें ये सब है कि नहीं, एंड देन द एक्सपेंसेस एंड ऑल दैट ऑन द मैन पावर एंड ऑल दैट विल कम डाउन बेसिकली, मतलब ये ऐसा करेंगे तो दिस इज व्हाट आई थिंक इज रिक्वायर्ड। ये सॉल्यूशन है, प्रॉपर सॉल्यूशन है एंड वेरी इजी टू हैंडल, मतलब बहुत अच्छे तरह से काम हो सकता है गवर्नमेंट का इफ दे कम टू दैट काइंड ऑफ, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली मेंबरशिप वायलेशन का इशू। बाकी वायलेशन है कि मान लो आपने कुछ कमर्शियल किया है, आपने होर्डिंग लगाया है, और या ये लगाया है क्या अपना ऊपर में मोबाइल टावर लगाया है, तो वो सब तो गवर्नमेंट कैन कंसिडर एंड देन दैट सोसाइटी। बहुत बहुत थोड़े सोसाइटीज है जिन्होंने ये वायलेशंस को किया है, और कभी बहुत जन ने वो पैसा भी भरा है, मतलब जो भी है, तो 1% भी नहीं रहेगा ये सब सोसाइटी जो ऐसे किए हैं। बाकी सब में ये प्रॉब्लम निकल जाएगा। 99% में मेंबरशिप प्रॉब्लम को अगर 2% में करेंगे तो 99% सोसाइटीज विल बी आउट ऑफ द दिस मेंबरशिप इश्यूज, सब्जेक्ट टू ऑफ कोर्स नाउ द नेक्स्ट स्लाइड व्हिच वी कम टू, एंड उसका जो प्रीमियम है उसके बारे में बात करेंगे कि हाई कन्वर्जन प्रीमियम। कैन वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज? Can we go to the next slide, please? So the second problem that we are talking about is the high conversion problem. Now we have followed with the government. नायक नगर का बिल्डिंग गिरा और ये गवर्नमेंट भी गिर रहा था बेसिकली, उसके पहले हम लोग ने जाके उधर जाके लेटर जाके दिया कि ये देखो ये नायक नगर इज बेसिकली इज व्हाट इज हैपनिंग एंड इट विल हैपन, तो आप जरा अभी जाग जाओ और कुछ करो। तो वो लेटर रेवेन्यू डिपार्टमेंट में दिया, नेक्स्ट डे कैबिनेट ने डिसाइड किया कि ये करना चाहिए, और चौथे दिन वो लोग, उसके बाद में वो लोग ही चले गए बेसिकली, बट वो जाते जाते एटलीस्ट वो लोग ने वो कन्वर्जन का पीरियड जो है वो एक बढ़ाने के लिए एक ड्राफ्ट रिजोल्यूशन तो 2 साल के लिए अप्रूव कर दिया बेसिकली। नाउ ये एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर कन्वर्जन will not be helpful to most of the societies. I will say 95% or even more, because the rates are such that most societies are not in a position to pay these amounts. मतलब अभी आप record, of course there is one factor that was basically the COVID, but even otherwise also the rates, most when they calculate, most societies का जो हम लोग ने calculation किया है, and every society is looking at the figures, they realize that most of the members who are retired or now not so economically strong enough to pay these premiums will not be able to pay. Most of them are having 50% retired people and so on. So one of the reasons that very few lands, एक तो क्या है कि पूरा जो मुंबई में 3000 cooperative societies या land holders है, उसमें total land conversion is not more than 60. In Mumbai city it is around 20-25 and suburbs में वो भी ऐसा 30 के ऊपर नहीं है।
So out of 3,000, only 50-60 lands have been converted. I don't know how much is the rate in Maharashtra, but I personally feel that not very much conversions have happened. तो and secondly, उसमें जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी कन्वर्जन इज इवन लोअर. मतलब मुंबई सिटी का हमने जो आरटीआई किया था, इसकी 19 जो लैंड कन्वर्जन्स हुए थे, उसमें एक ही कोऑपरेटिव सोसाइटी ने कन्वर्ट किया. तो दैट इज द सिचुएशन एंड that is, say, supposedly concessional 15% premium. Now this supposedly concessional premium जो हम कह रहे हैं, ये गवर्नमेंट इज सेइंग वी आर गिविंग यू ए कंसेशनल रेट 15% 3 साल के लिए. उसके बाद में फ्रॉम 8 मार्च 22 से 60% जा रहे हैं. नाउ 15% इटसेल्फ इज वेरी हाई फॉर द पीपल. तो ये सब कैसे फॉरवर्ड, और ये सब होते ही रहेगा. मतलब नायक नगर का इशू जो है इसीलिए चलता है कि द गवर्नमेंट इज नॉट इन कन्वर्सेंस विद द रियलिटी. जो रियलिटी है कि लोग कितना दे सकते हैं. Some builders have come in and now they have got stuck with these problems and they want to solve it. कोई कोर्ट में गया है, कोर्ट से सॉल्व कर रहे हैं and all that. And some people are still stuck with these problems. But अभी नया जो बिल्डर्स है वो बोलते हैं आप पहले फ्री होल्ड करो, फिर बाद में मैं आता हूँ. तो मैं आई डोंट वांट टू गेट स्टक विद द प्रॉब्लम. इट इज नॉट लाइक बीएमसी की चलो एवरीथिंग इज डिसाइडेड कि ये बीएमसी में जाएंगे तो व्हेन यू गो फॉर रिडेवलपमेंट दीज आर द थिंग्स दैट यू डू एंड ऑल दैट. देयर इज ए सर्टेन सेट ऑफ थिंग्स दैट यू डू. यहाँ पे कुछ कभी क्या कुछ हो सकता है बोल नहीं सकते. Some land plot holders have got conversion done in Dombivli and Jalgaon, but in Mumbai they are thinking there is this gazette notification is silent on plot holders societies, so we can't have individual plot holders to be to convert to freehold. Then they say कि 20% मेंटेन नहीं किया है तो फिर अभी कैसे कर सकते हैं. तो we can't have, ये कोई भी GR उनको हेल्प नहीं कर सकते. So then they get stuck. So there are various reasons why these problems keep on cropping up, and there has to be a simple solution, and that solution is in the next slide, please. Can you go to the next slide? Next slide, please. Now the solution for conversion premium. Now let me say that conversion premium होने के पहले 2% में गवर्नमेंट शुड डू द फ्री मेंबरशिप वायलेशंस क्लियर्ड. फिर ये दूसरा ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं कि प्रीमियम जो है वो 5% पे लाना चाहिए. नाउ व्हाई वी आर सेइंग इज 5% की नाजुल लैंड्स को जो है विदर्भा में, जो बेसिकली मैंने बताया कि दिस नाजुल लैंड वर्ड बहुत ऐसा लगता है कि क्या टाइप का लैंड है, अलग लैंड है. इट इज नॉट लाइक दैट. The lands have come from central provinces in 1961 when it became part of Mumbai. One part came from central provinces and another part came from Berar provinces, जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी में अटैच, महाराष्ट्र को अटैच किया, बेसिकली महाराष्ट्र को अटैच किया. और विदर्भ के जो लैंड्स थे वो लीजेस थे, और जो बेरर के जो लैंड्स थे वो ऑक्यूपेंसी क्लास 2 थे. तो और नाजुल वर्ड जो मतलब क्या है कि 1857 और या उसके बाद में भी जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट, दैट इज ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो सोल्जर्स ने ये किए थे, क्या बोलते थे, उठाव किया था, जिसको अगेंस्ट गए थे, जो रिबेलियन हुआ था, तो उनके लैंड जबरदस्ती से एक्वायर किए गए, इसलिए उसको नाजुल करके बोला जाता है. ये सब मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और फिर दिल्ली, चंडीगढ़, यहाँ पे काफी लैंड्स है, नाजुल लैंड्स है. और हर जगह में पुराने से उनको, मतलब आपको बताऊं, ये नाजुल लैंड्स एमपी गवर्नमेंट ने 0.5% में कन्वर्जन करने के लिए दिया है, 0.5%. इसीलिए वो नाजुल लैंड के जो लोग थे वो बहुत विदर्भा के, वो नाराज हो गए कि आप वहाँ पे वही लैंड है और वहाँ पे 0.5% जा रहा है और यहाँ पे 5% लगा रहे.
तो हम लोग भी जब ये गवर्नमेंट का निकला तो ये जो जीआर निकला, उनको जीआर निकला, गैजेट नोटिफिकेशन नहीं निकला। कभी निकला तो 2 मार्च 2019, मतलब हमारा 8 मार्च 2019 को निकला, तो उनका 2 मार्च 2019 को निकला, मतलब 5-6 दिन पहले। इसमें 5% प्रीमियम चार्ज किया और उसमें कोई टाइम लिमिट ही नहीं है, मतलब वो फ्रॉम एनी टाइम, मतलब आज से 25 साल के बाद में भी 5% प्रीमियम में कर सकते हैं। वेरएज हमारे इसमें टाइम लिमिट रखा कि नहीं, 3 साल में आपको 15% में करने के बाद में 60% हो जाएगा, देन वी आर फाइटिंग फॉर एक्सटेंशन एंड ऑल दैट। ये सब जो इश्यूज है 5%, तो ये सब हम लोग को फिर ये दिस इज अगेंस्ट आर्टिकल 14, मतलब गवर्नमेंट कैनॉट ट्रीट इट्स सिटीजन्स डिफरेंटली। Of course, we are not gone through the High Court route and all those issues because we don't have that kind of energy and the funds for doing that. And we always believe to, canvass with the public representatives, with the revenue department, and try to make them understand that these problems have to be solved. And उसको थोड़ा time भी लगता है, but it is a comprehensive solution has to be given. So 5% will be affordable to most CHS. What I find is when I speak to most members, they say कि 5% होगा तो we can pay. And it should be applicable to various schemes. मतलब जो पहले दिए थे 50s के 60s में, जहाँ पे सोशली बैकवर्ड और इकोनॉमिकली बैकवर्ड अलग अलग दिए थे, फिर बाद में दोनों को कंबाइन 80s में हुआ, मतलब एंड देन देयर आर लैंड्स गिवन टू इंडिविजुअल्स एज पर मोफा, मतलब जो लैंड गिवन टू इंडिविजुअल्स, एंड नाउ देयर आर डीम्ड सीएचएस एज पर मोफा, मतलब जहाँ पे अभी बिल्डिंग खड़ी है और कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, तो इनको सबको ये प्रॉब्लम्स मतलब ये अवेलेबल होना चाहिए। अभी गवर्नमेंट क्या कहती है कि ये नहीं, PWR 219 को ये नहीं मिलेगा, बिकॉज उसमें जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है वो उसको ऑब्जेक्ट कर रही है। एक्चुअली उनका इसमें कोई रोल ही नहीं है। एट द टाइम ऑफ द ग्रांट दे हैव टू डिसाइड कि व्हाट इज द 90%, दे हैव टू डिसाइड कि 90% बिलोंग टू दिस कैटेगरी। फिर वो once they give that certificate, the revenue department gives the land to the CHS. उसके बाद में दीनानाथ जजमेंट के हिसाब से देयर इज नो रोल टू बी प्लेड बाय सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। बट आज सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन जब होता है, जो इनका इंटरनल मीटिंग्स रेवेन्यू डिपार्टमेंट से और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से सीएम से लास्ट टाइम हुई थी, तो दे आर नॉट विलिंग टू गिव अप देयर पावर और रोल और समथिंग लाइक दैट। एंड ये सब जो होते हैं, इसके लिए जो इश्यूज है, आई विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, व्हाई नायक नगर ट्रेजेडी हैपेंड, बिकॉज ये सब प्रॉब्लम्स की वजह से ही नायक नगर जैसे ट्रेजेडीज और हो सकता है। कैन वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज? बेसिकली तो ये सब प्रॉब्लम, कैन वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज? तो ये सब प्रॉब्लम्स की वजह से जो है, बिकॉज ऑफ द वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशंस, द societies get stuck up with the membership transfer issues, and then the conversion also में भी किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता है, उसके लिए भी प्रॉब्लम हो जाता है। तो many CHS have been granted in 70s। एक रीजन ये है कि ये नायक नगर ट्रेजेडी क्यों होता है, क्योंकि काफी लैंड जो है वो 60s में ग्रांट किए गए थे और उसका कंस्ट्रक्शन 70s और 80s में हुआ था, और वो टाइम में जो क्वालिटी ऑफ सीमेंट था वो बहुत रेशन में ही मिलता था और वो बहुत लो क्वालिटी था। तो बिल्डिंग का जो अभी बॉन्डिंग होता है सीमेंट का, उसका वो बॉन्डिंग अभी टूट रहा है। तो द इंटरनल पिलर्स आर, या जो स्टील है, स्टील या जो GI है, दैट इज गेटिंग एक्सपोज एंड दे आर गेटिंग करोडेड बेसिकली। एंड उसके वजह से वो उसका बिल्डिंग का लाइफ फास्ट एकदम कम हो रहा है बेसिकली, एंड दे आर गेटिंग डिलैपिडेटेड। तो ये डिलैपिडेशन जो है वो अभी रोक नहीं सकते। सम ऑफ देम हैव मेंटेन्ड, मतलब वो जैसे ही वो देखा कि ये क्रैक हो रहा है या निकल रहा है, तो दे हैव डन सम ट्रीटमेंट। सम ऑफ देम हैव नॉट डन, बिकॉज इसमें क्या होता है कि व्हेन यू डू सच वर्क, the expenses are very high, and then the society members are not willing to share, or they are not able to pay
able to pay that kind of maintenance charges. If you see, there are buildings in 50s built up in 50s. ये पूरा जो मरीन ड्राइव है, यार वो जो आर्ट डेको बिल्डिंग्स बोलते हैं, they are built up in very good quality cement. एंड अभी भी उनका जो क्वालिटी बिल्डिंग का क्वालिटी है आप देखेंगे तो दे आर फेसिंग द सी है. मतलब आप समझ लो कि द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर और सॉल्ट इन दैट एरिया इज मच हायर एंड स्टिल दिस बिल्डिंग आर स्टैंडिंग. वेरएज हमारे जो 60s और 70s की जो 80s के बिल्डिंग है उसका डिलेपिडेशन फास्ट हो जा रहा है. एंड दिस हैव बीन ऑल ऑक्यूपेंसी क्लास 2 lands. And the government is coming out with this peaceful solution and not with a comprehensive solution. जो मैं अभी बात कर रहा हूँ वो एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी होनी चाहिए. मतलब आप फ्री होल्ड करना है तो चलो ठीक है, ये दिस आर द वायलेशन में एक मेंबरशिप वायलेशन इज द मेजर वायलेशन. चलो 2% प्रीमियम चार्ज करो एंड 5% फ्री होल्ड के लिए चार्ज करो, खत्म करो मामला. अगर आपको ये बिल्डिंग गिरने का नहीं है तो CHS will easily pay these amounts, these premiums and get over with the जमींदारी सिस्टम. मतलब ये सब रूल्स मतलब हम लोग अगर स्ट्रगल नहीं करते थे, फाइट नहीं करते थे तो देखो में आज देखो क्या होता है कि हमारे भी लैंड्स ग्रांट है और BMC में भी पहले के जो बीट बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट से लैंड दिए हुए हैं. उसके अगर आप एग्रीमेंट देखेंगे ना, वो BIT के जो एग्रीमेंट्स है 1910s और 20s के वगैरह, वो सेम टू सेम एज व्हाट बॉम्बे प्रेसिडेंसी लैंड्स आर. बट वहाँ पे इतना उल्टा सुल्टा रूल्स निकाले हैं, इट इज लाइक प्योर जमींदारी सिस्टम. अभी उनका फ्री होल्ड का परसेंटेज कितना है तो 60% है. तो देख अभी भी अपना भी 60% है बट वी हैव गॉट एटलीस्ट सम कंसेशनल 15% और समथिंग. अभी कौन 60% देगा और फ्री होल्ड करेगा और ये करेगा, मतलब इट इज नॉट पॉसिबल. एंड वंस दे डू द फ्री होल्ड तो फिर उसका रीडेवलपमेंट भी प्रॉपर से हो जाएगा. अभी देयर इज ए पॉलिसी फॉर रीडेवलपमेंट बट इट इज नॉट ए वेरी सूटेबल पॉलिसी. मतलब वो जमींदारी चलती रहेगी, हर टाइम मेंबरशिप का ट्रांसफर के लिए जाना ही पड़ेगा. एंड देयर आर सोसाइटीज व्हिच हैव गॉट स्टक विद दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स. So these premiums societies will pay and get over with those problems that they are facing. So we'll go to the next slide. Can we go to the next slide, please? Now, this is a win-win situation for both government and the societies. If they implement this simple policy, 2% for amnesty exemption and 5% for conversion, say it will generate good revenues. मतलब मेरा हिसाब से 5-10,000 crores तो जाएगा ही जाएगा इसमें. मतलब जो गवर्नमेंट आज रेवेन्यू के मोहताज है, जिसको रेवेन्यू की जरूरत है, तो इट विल गेट वेरी रेवेन्यू. मतलब 1-2 साल में उसको 5-10,000 crores मिल जाएगी. इट विल क्रिएट ट्रेमेंडस गुडविल अमॉन्ग द सिटीजन. मतलब सिटीजन के अंदर बहुत खुशी का वातावरण हो जाएगा. चलो हम लोग एटलीस्ट आज नहीं तो कल कभी जब भी चाहिए तो फिर दे विल do the redevelopment. It will also give fillip to economy. जब redevelopment होता है तो associated जो economic ये होते हैं कि steel, cement, purchase, land, labor, वो सबको वो ये मिलता है basically. So that is one thing. And most of all, it will save lives if dilapidated buildings go for. मतलब जो dilapidated है उन लोग को immediate solution चाहिए. और ये इमीडिएट सॉल्यूशन चाहिए तो फिर ये देना अभी जरूरत है कि ये 2% करो और 5% करो फॉर एग्जम्पशन एंड 5% फॉर कन्वर्जन. ऐसा करके अगर करेंगे तो दे विल इमीडिएटली गो फॉर दिस थिंग और दे कैन द बिल्डर कैन गो फॉर दिस थिंग. सोसाइटीज देमसेल्फ विल गो फॉर दिस थिंग बेसिकली एंड देन दे कैन. तो ये सब जो सिचुएशन है उसको अगर सोचना है, मतलब अल्टीमेटली आई विल कम टू द क्वेश्चन वेदर I'll ask this question again and to the audience कि whether नायक नगर ट्रेजेडी अवॉइड करना है तो वो आगे होगा क्या? And the answer, as I said again, will be yes, because the government is not coming out with a comprehensive policy. And a comprehensive policy लाएंगे so they can solve this problem. Otherwise, they will not solve this problem. Last thing is, I'll say thank you to all the audience
I hope I have not taken much of your time, not more than half an hour or so. Mr. Sunil, can you take over the thing and we'll. Yes, sir. Thank you very much, sir. Yeah, I hope I have been brief as I discussed with अरे you. एकदम परफेक्ट सर, प्रॉपर एकदम बहुत अभी क्या बोलूं आपका नंबर यदि मैं एज ए क्रिटिक नंबर दूंगा तो 101 100 में दे दो। Thank you, sir. Thank you, हाँ, sir. तो थैंक यू वेरी मच सलील जी। आज काफी सारे लोग पार्टिसिपेट जुड़े हुए हैं हमारे इसमें यहाँ पे। तो मैंने अभी भी प्रकाश जी से बात की थी, उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था कि मैं जरूर जुड़ूंगा, प्रवीण दरेकर जी को भी साथ में जुड़ाऊंगा। तो मुझे तो लग रहा है अभी तक तो जुड़े नहीं है, लेकिन ठीक है, हमारी कोशिश है लोगों को अवेयर करने की, एजुकेट करने की, तो ये सिलसिला जारी रहेगा। इस बीच में कुछ क्वेश्चन मैं चाहूंगा कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट है महासेवा के, महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से पार्था, मिस्टर एस पार्थार्थी मौजूद है अभी हमारे इस मीटिंग में। उनको कहूंगा कुछ सवाल और लेने कुछ क्वेश्चन हमारे आंसर्स वगैरह होगा तो बिल्कुल पूछिए, बिल्कुल मतलब। बिल्कुल। और मिस्टर वंदेश जी हैं, हमारे वंदेश औसिया जी हैं जो महासेवा से जुड़े हुए हैं, पीएमसी रीडेवलपमेंट तमाम विषय के जानकार भी हैं। वंदेश जी और पार्था जी, आप दोनों का स्वागत है। अविनाश सिंधे, उनका दोनों को अनम्यूट करो और उनका मैं स्वागत करता हूं, वंदेश जी का, ताकि हमारे जितने लिसनर है, पार्टिसिपेंट्स हैं, उन सभी के सवाल हम ले लें। यदि इस बीच में सत्ता पक्ष सरकार की तरफ से प्रवीण दरेकर जी जुड़ते हैं तो हम चाहेंगे। वंदे जी, आपका वीडियो ऑडियो दिख रहा है, अब आवाज चेक करवा दीजिए। आपका वीडियो प्रॉपर है, वीडियो प्रॉपर है। Am I audible? यस यस सर। Am I audible? यस यस, गो अहेड सर। Okay. तो वंदेश औसिया जी पीएमसी और रीडेवलपमेंट तमाम विषय के जानकार है और वन स्टॉप पीएमसी सॉल्यूशन से जुड़े हुए हैं। ये महासेवा से एसोसिएट है, वन स्टॉप सॉल्यूशन। तो वंदेश जी, आपका स्वागत है। Yes. सर नमस्कार सुनील जी। हाँ जी। हाँ, सवाल क्वेश्चंस आए हैं पार्टिसिपेट की तरफ से। विषय तो आपने सुना होगा, बड़े धीर गंभीरता से सुन रहे हैं आप, तो कुछ मैं सुन रहा था। यस सर। नहीं, सलील जी ने बहुत ही डिटेल में प्रेजेंटेशन दिया। हर एक स्पेसिफिक मुद्दे पे उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया, अपनी राय व्यक्त की है। तो कुछ सवाल आए हैं सलील जी, इफ यू परमिट मी, आई विल जस्ट रीड आउट दोस क्वेश्चंस एंड यू कुड आंसर दोस क्वेश्चंस. One Mr. Joseph Matthews has mentioned that due to the corruption at its peak, Nayak Nagar incident will repeat. It is basically an answer to your question which you had asked publicly कि आप ऑडियंस से पूछना चाहोगे। तो उनकी प्रतिक्रिया ऐसी आई थी कि this is the issue due to rampant corruption that is happening. So we have to take the point. There is a second question: land which is an individual name in the property card under BIT agreement, can they go for redevelopment or they should be they should be regarded as a society? Basically, whether there is a society now, that is the question. अभी ऐसा हुआ है कि काफी कुछ लैंड्स ऐसे हैं कि ओरिजिनल जो इंडिविजुअल है उसके नाम पे ही अभी भी प्रॉपर्टी कार्ड में है, और प्रॉपर्टी कार्ड में उसका जो है म्यूटेशन, फेरफार जो बोलते हैं, उसका नहीं हुआ है सोसाइटीज पे। एज पर द महाराष्ट्र कोऑपरेटिव, एज पर मोफा, देयर इज अ डीम्ड कन्वेंस की जो इंडिविजुअल है या आफ्टर डेवलपर, बिकॉज इंडिविजुअल गिव्स इट टू द डेवलपर एंड डेवलपर बिल्ड्स द बिल्डिंग, then the society has to be formed and then it goes to the society basically. But the government does not recognize this MOFA amendment, MOFA law. Or wo, actually they should, if the society is there, then they should transfer the land to the society, because it's a grant from the government to the leasee. Most of the lands are lease. So government has got full power to to transfer the property to the society directly. Now ऐसा भी हुआ है कि some society has gone to the whole deemed conveyance regime, that is
they have gone to the competent authority, deemed कन्विंस हुआ है, और उसके बाद में जो रजिस्ट्रेशन होने के बाद में अभी रेवेन्यू डिपार्टमेंट बोलते हैं कि अभी आपने 2014 में आपने किया तो चलो 2014 के आरआर के हिसाब से आपको मैं अभी 50% लगाता हूँ, and they have come out with crores of demands. Now this is against the basic principle for which it has been done, कि जो लैंड जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास जाना चाहिए, और जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो तो बहुत नॉमिनल कुछ चार्ज कर देते हैं, सिर्फ रजिस्ट्रेशन चार्ज ही लगता है उनको, बट द रेवेन्यू डिपार्टमेंट और कलेक्टर कम्स आउट एंड सेज कि आपको 2 करोड़ या 5 करोड़ देना पड़ेगा, तो फिर वो तो सोसाइटी तो डूब जाती है ऐसे सब प्रॉब्लम्स में। उन लोग को क्या करने का, और उनके पास वो लॉयर लगा के फाइट करने के भी लिए उनके पास पैसा नहीं रहता है। दैट इज द सिचुएशन, दैट इज दैट। तो ये सब जो इश्यूज है, ये सब गवर्नमेंट शुड थिंक अबाउट कॉम्प्रिहेंसिवली, बिकॉज दीज आर वेरी ओल्ड बिल्डिंग्स, अभी 90-100 ईयर्स ओल्ड बिल्डिंग्स है, और उनका अभी लाइफ खत्म होने को आया है। तो दिस इज द सिचुएशन बेसिकली। Yeah, in fact, Mr. Kannan further has asked that how to identify in the property card whether it is a leased hold land or a freehold property. वो बहुत सिंपल है। See, in a leasehold property, it will be, the government name will come as a lessor, and the leasee name will come as the individual or the society basically. तो ये So you mean to say there is something called itar haq. Will that come something as a itar haq or something? No. In the top where the property card is there, both lessor and lessee name will come. Government will be seen as lessor and the lessee will be seen as the individual basically. And of course there are various notations and all that, but वो सब जरा मुश्किल है समझने को, बट ये लीज प्रॉपर्टी में ये मालूम पड़ता है। एंड सेकेंडली आपको जो ग्रांट रहती है, जो आपका कन्वेंस डीड रहता है, उसमें भी लिखा रहता है कि इट इज ए लीज। बट द थिंग इज दैट दो इट इज अ लीज एज पर द लॉ, a lease land which is more than 50 years old, you are granted for more than 50 years, and with a clause for renewable or a clause for renewable, are both considered as occupancy class 2 land, which the government does not, though it is there on the law, the bureaucracy or the collector is not knowing that basically. So they are treated as lease basically. And फिर GRs निकालते हैं उसके ऊपर कि आपको लीज भरना है वगैरह वगैरह, बट वो सब मतलब गलत है बेसिकली। दे शुड अंडरस्टैंड द लॉ themselves, they are not realizing what they are doing. Correct. Sufficient education needs to be given even to the government department on these grounds. Yeah. So in continuation, also there is another question: how to go about leasehold land to regularity in it the name of the society, which means how to convert into the name of the society, how to regularize it. Say if it is a leasehold land, first of all there is a GR of 12/2012 which says that the society has to, मतलब ज्यादा करके जो 99 year leases है, most of them have expired basically, and they are deemed to be renewed as per the GR for whatever period for 30 years. But then the government is raised the lease rent very high, and some societies have gone to Bombay High Court for this basically. So it has got stuck over there. Now this attempt was made earlier also, and it was defeated by the societies. But the government is somebody comes out and then they again, matlab government में new people come in and then they again attempt for this. So this creates a lot of problem. Now the solution for this is that accept whatever lease the government is demanding for this period, let us say up till now. You pay those leases and make an application for the government for converting it to freehold. मतलब, but of course to the solution that 2% of charge करेंगे to the for membership transfer as a amnesty scheme, and 5% for the freehold thing. If both these things are done simultaneously, मतलब they will pay the lease rental, they'll pay the balance lease rental which is there,
They'll pay for the membership transfer, and then they pay for the conversion charges. Now we are canvassing for this. How far we'll succeed, we don't know. But the solution has to come from the government to now. With the Naik Nagar tragedy, the ball is in the Correct. government's court to decide to come out faster with this, because मेरे सामने मेरे को दिख रहे, मतलब ये नाइक नगर तो मेरे सामने ही था, because we are in the part of that area. But मेरे एरिया में ही मैं 3-4 बिल्डिंग देख रहा हूँ जिसका कंडीशन खराब है, और अगले 2 साल 1 साल में कभी भी वो गिर सकते हैं. And the bureaucracy or the political parties have to decide fast on these issues, basically. Yeah, you're right. I think it is a proactive thinking that the government we should do now, because if the dilapidated conditions of the building and more number of buildings keep on coming into the such concerns, then such tragedies, if they keep on repeating, it is again a question mark on how the policies should be framed. So proactively, if they release, in fact, there is another question which has been asked, that in case any suggestions, if some members were not ready to pay for the freehold, is the bank loan or society some kind of loanability that can be made available on land, because loan is not difficult to get on land. So can you suggest I don't know something? how to sort out this problem. They can go to cooperative bank, or maybe even a Patpedi who is willing to give that loan, because it's a temporary loan. After the freehold is thing, the society can take over that loan. मतलब वो जो है, see, in the cooperative society there is a facility where you can give loan to the member. Basically, they can decide ki Society to the member. Yeah, the member can, the society can borrow from the member, and the society can also loan to the member. That facility is there. So they can use the funds to give a loan to the member, or borrow from the member, some member, and maybe say, let us say 8% or 9% or something like that, and they can do that kind of banking on behalf of the members. This facility is available. They can do No, that. but in that case, if the society already has funds so that they are giving loan to the member, then that funds can be utilized for paying up also. So Yes, the society that is- may need to take loan on behalf of the members from some place. If that facility is made available in some way or the other, that will benefit them to pay the 2% and 5% and get the conversion. Yes. The point is that, right? If they have, the society has the funds. If it is not there, then they have to borrow from the member or some other source, and then again give the loan to the maybe even a Patpedi, because Patpedis may give that loan at They can, such yeah. image. Correct. Couple of more questions. I'll just take up the questions quickly now. What is the procedure to get to remove the ULC remark from the property card? I'm not expert on that. This is not. Yeah, that is it's not the subject for as of now. Yeah. Mahada land is not giving conveyance deed and still gives permission for redevelopment. There is only sales deed and lease deed for 99 years. So where is the conveyance deed which is mentioned in the sales deed that will be done? Say, Mahada land is a very peculiar case, basically. Land, say, Mahada has got land from the Revenue Department. There is a 1966 GR and earlier GRs and all that. Now, because it's a planning authority, it is as good as their own land. And in spite of the fact that it has been given by the Revenue Department. Now, initially what happened is, Mahada built the buildings and gave it to the tenants or whatever say, and they used to take out the lease, rents from these places. Later on, what they did is, the building was sold to the society. Right. Now, you see the peculiar situation. The land belongs to Mahada, the building belongs to the society, and individual becomes a owner of the flat, basically. So when the redevelopment comes in, Mahada says, I am the owner of the land, I want my Shylock's pound. So they say कि मेरे को 30% चाहिए, 25%, and it got stuck for 7-8 years. The situation was that these societies were not able to redevelop the buildings. Now उसमें 10-10 साल लगे, building के member मर गए और सब problems हो गए.
दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि फ्री होल्ड इज सो इम्पोर्टेंट फॉर दिस लैंड. अगर आप ऐसा करेंगे तो अभी चलो ठीक है, अभी क्या हुआ, फिर म्हाडा को पैसा देना पड़े 20-25% जो भी है, अभी वो मेरे को उतना डिटेल में याद नहीं है, बट उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए उनको एफएसआई कितना दिया गया? 4 एफएसआई दिया गया. Yes. अभी correct, आप correct. देखो वो बिल्डिंग में वो जो लैंड है हार्डली इट इज नॉट मोर देन 2000 स्क्वायर मीटर्स. उसमें करीबन 110-120 मेंबर्स आते हैं. Members. ओरिजिनल 30-40 मेंबर्स प्लस अनदर 80 मेंबर्स. तो आप देखो लैंड पे आप कितना बर्डन डाल रहे हैं. whether you have got the infrastructure to cater to that kind of redevelopment. For builders it is very good क्योंकि उसको बहुत प्रॉफिट मिल जाता है, बहुत एफएसआई मिल जाता है. But when you look it from the point of view, from the urban town development point of view, it is a disaster. It is like a vertical slum that is coming up in many places, basically. Exactly. And impact analysis is important. Yeah. Another question says, if a member flat falls in the 20% reservation category, how can it be transferred in the collector's books? What's the solution? In our society, only our flat falls in this category. This is Ms. Preeti Gandhi who's asking. Yeah, that is what the problem is. कि अभी सोसाइटीज क्या कर रहा है, जो अटका हुआ चीज है उसको नहीं कर रहे, बाकी सबका कर रहे हैं बेसिकली. और वहाँ पे कोई एससी एसटी को दिया हुआ है और नॉन एससी एसटी को आया ले लिया, तो दैट रिमेन्स ए वायलेशन एंड द सोसाइटी इज नॉट एबल टू गो फॉर फ्री होल्ड. तो इसीलिए मैंने एक कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन बताया कि आप 2% ले लो और खत्म करो ये सब मामला. ये सब 2% 5% करके 7% लेके आप वन टाइम सब सॉल्यूशन खत्म कर दो. बिकॉज ये सब अभी 20% वगैरह मेंटेन करने का एक्चुअली लीगली देयर इज नो बाइंडिंग. Because as per the grant, at the time of the grant, only 20% membership has to be done. Otherwise, later on, the Cooperative Act and the bylaws take over. So one is that you go to the court and solve the problem, or the government comes out with a comprehensive solution for these issues also, basically. And yeah, I think a comprehensive solution is important. Yes, you're right. Yeah. हाँ जी, आप बोल रहे थे सर. नहीं, ये 20% का लिमिट है, 90% का लिमिट है. Both these societies are stuck up in these issues basically. They are not able to. अभी 90% में क्या होता है, अगर say it is very difficult to maintain 90%, 2% तो 20% तो maintain simple है. So because in a society of say 20 members, 4 member तो हो सकते हैं. But अगर मान लो वो 90% का मान लो एक में 85% हो गया, 80% हो गया, then it becomes a problem because you cannot replenish that. वो सब प्रॉब्लम्स है. तो ये सब इश्यूज को अभी लीगसी प्रॉब्लम्स है, ये सब सॉर्ट आउट होना चाहिए. बिकॉज ऑफ दैट अदर मेंबर्स शुड नॉट सफर. एंड there is another question says, can a pagdi system dilapidated building in South Mumbai where the land is leased for 99 years to landlords, can the tenants go for redevelopment as a landlord is not concerned for the critical state of the building? If yes, then what are the steps? So tenanted building का भी problem है. There are many societies which have been granted land by the government and now it is a tenanted place basically. So the solution would be that government says कि ठीक है, अगर से जो मैं बात कर रहा हूँ 5% conversion charges, तो वो that becomes a kind of incentive to the landowner कि मैं ये बिल्डिंग को टेनेंसी से मैं चेंज करके उसको कोऑपरेटिव सोसाइटी में करता हूँ, तो मेरे को 5% में वो लैंड ये हो जाता है. तो ही कम्स आउट विद सम टर्म्स विद द टेनर्स. लेट अस से आप 5% भरो और मेरे को 5% दे दो एंड यू कन्वर्ट इट टू द फ्री होल्ड बेसिकली. तो लैंडलॉर्ड ऑल्सो विल बी हैप्पी एंड द टेनेंट्स ऑल्सो विल बी हैप्पी. तो द टेनेंट्स हैव टू देन गो टू द लैंडलॉर्ड एंड से कि चलो मैं 10% में 5% आपको देता हूँ, 5% हम लोग कन्वर्जन में भरते हैं. तो दैट इज what I feel is the solution to the whole problem basically. Otherwise they will get stuck up with these problems. Correct. Similar question, that can a leasehold land of a private trustee can go for redevelopment since deemed conveyance is not received from the builder? I'm not able to understand. What is the question? Can you say that? It says that can a leasehold land of a private trustee
can it go for redevelopment since there is no deemed conveyance because it is leasehold? There is no deemed conveyance on that particular land. The private trustee, मतलब मैं assume करता हूँ कि now it belongs, the land holder is now a society. मतलब that's why the question is being asked basically. So If I believe it looks to be also a question similar to the earlier question of Pagdi system, that's my opinion. But maybe if you feel it is a society, what would be the answer for okay, let us say if it is a private, some trustee is there basically, they can go for conversion. Rather, they will not get stuck with the membership issues if there is no member. Let us say it belongs to the trust itself. मतलब lease land है, so they can go for conversion. They have to pay a higher premium of 25%. Many individual landholders have gone for freehold. आज हम लोग ने जो बीच में सर्वे किया था, RTI किया था, उसमें हीरानंदानी था, दमानी थे. They have converted at 25%. वो news भी बनी थी बड़े Times of India में. So the trustee, if it has the funds, it can go for that 25% clause and convert it to freehold. If it has got some tenants or membership, cooperative societies or something, so मैंने जो रास्ता बताया था कि tenants can combine and give some solution to that, जो मैंने अभी बताया था. If it is a cooperative society, then I have been asking कि ऐसे societies को फिर ये जो solution हम लोग ने पहले बताया था, 5% लेके ये करें. So there are three methods. मतलब अभी I don't know the exact status, but there are three methods in which they can convert to freehold basically. Right. Okay. The question is this 2% and 5% which you have been saying just now, these charges are as of now as a suggestion to the government. Does one have to wait till the GR is published for this? No. This is our campaign now because we are saying correct. We are saying कि this is what we want now because नायक नगर के बाद में तो गवर्नमेंट का आँख खुलना चाहिए ना basically. And now this is the start of it. We have already given a letter to the Revenue Secretary, Additional Chief Secretary. We have given the examples and all that. So we are trying to say our campaign goes for a long time. मतलब मैं ये नहीं करता हूँ. अभी जो गवर्नमेंट से आएगा वो जो extension का time आएगा. मतलब आप 15% societies can pay and convert their lands. That is the only thing. But फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि some societies will still get stuck in spite of the fact that they want to do it. They can get stuck with the membership issues basically. इसलिए मैं ये suggestion government को दे रहा हूँ. I feel before municipal elections we want this solution to be done basically because if the government does not do it, because we have waited for a long time now, so we'll then think of line of action कि ये municipal election नहीं होता के पहले नहीं करते हैं. So we'll decide what is to be done because it is high time that the government does these things basically. Correct. So basically something on the grounds of fast track moving is important now. Yeah. Very true. So there is one question basically it goes in Marathi. सोसायटी रजिस्टर होऊन 4 वर्ष झाली आहे आणि कन्व्हेन्स डीड झाली नाही. मूळ जागा मालक व बिल्डरची केस चालू आहे. कन्व्हेन्स डीड होऊ शकतं काय? मला माहिती नाही लँड मध्ये कलेक्टर लँड आहे का कसं आहे बेसिकली. म्हणजे हा जर कलेक्टर लँड असेल तर त्याचा एक अग्रीमेंट जो मालक आहे त्याच्याबरोबर झालेला असेल आणि मग कलेक्टरकडे जाऊन त्याचं हे करावं लागेल की आम्हाला ही जागा आमच्या नावाने करावी असं त्यांनी फॉलोअप करावं. नसेल तर मग मोफाच्या म्हणजे कलेक्टर बरोबर अग्रीमेंट झालेलं नसेल तर त्याने मग मोफाच्या अंतर्गत जावं आणि डीम्ड कन्व्हेन्स घ्यावं बेसिकली. ते दोन्ही पर्याय आहेत. पण कलेक्टरकडे जाऊन चौकशी तर करावी की ही जागा आता मोफाच्या अंडर आमच्याकडे येते आहे तर तुम्ही त्याचं प्रॉपर्टी कार्ड वरती आता हे करा म्युटेशन करा and let if it's not possible then they can go to the court also. मतलब I want somebody to go to the court on this issue. Yeah. Correct. We'll take one or two more questions now because it is going out of time. So
there is a question by Deepti ji which says, what steps to take if the area in the property card is shown wrong? I don't know whether it is related to the subject, but No, they will have to go to the collector and land records department, and collector को letter लिखना है कि ऐसा ऐसा है, and it is shown wrongly, and then the collector will direct the land record department to do fresh survey, and fresh survey के बाद में they will get the rectification done and property card will be rectified. But मेरा suggestion ये है कि आप पहले जो कलेक्टर के पास जाके पूरा RTA करिए. बेसिकली कभी कभी ऐसा होता है कि it is already rectified, it has already been done, but it is not reflecting in the property card. reflecting. Yeah. तो पहले किया हुआ होगा तो फिर वापस ये करने में कोई मतलब नहीं रहता है. It is their internal work only that has to be done basically. तो पूरा documentation पहले ले लीजिए, फिर देखिए उसमें क्या है हुआ है करके. Perfect. Salil ji, the last question. Yeah. In collector land, if builder has not renewed the lease and redeveloped the land, in that case, does the liability of premium payable with the penalties comes over the flat owners, because builder is not done the conveyance also yet and neither regularizing the same? Actually जिन्होंने लैंड रीडेवलप किए हैं एंड कलेक्टर का परमिशन वगैरह नहीं लिया है, so they are in a bigger problem basically, because the violation is not only membership violation, but even redevelopment has not been taken permission for that. So first they will have to do all the membership violation approved, then they have to go for redevelopment का जो है, मतलब दोनों साथ में हो जाएगा, but redevelopment का भी premium pay करना पड़ेगा, and then नए members का भी साथ में हो जाएगा उसका. But ये करने के बाद में they have to go for freehold. So now amount of money that they have to spend is very high. Very high. That's why, and right. Just to conclude, one more question. I think after that we'll wind up. If building is demolished in Pagdi system for redevelopment, for development, and the matter is pending in the High Court, wherein the dispute between the family members and the legal heirs of the landlord, what is the remedy? मैं कैसे बताऊँ? It is in the High Court now basically. The High Court is seized of the matter. They will look into the matter basically. There is no interim remedy in that case. Yeah. Anyway, High Court is looking at. Yeah. Sorry, Salilji, I'll just conclude here that there were good enough questions, and in case there are more questions, if people would want to ask, I would recommend that I will request Avinash to share your contact details if you feel so, Yes. your email ID also. Yeah. Sunil ji, वंदेश जी, थैंक यू वेरी मच, आपका my शुक्रिया. pleasure. आप जनता की तरफ से रूबरू हुए. आप अपना नंबर शेयर कर दें. वंदेश जी के बारे में बता दूं, वंदेश औसिया जी सिविल इंजीनियर है, प्रोफेशनल, और महासेवा से जुड़े हुए हैं, और रीडेवलपमेंट, पीएमसी, फिजिबिलिटी, तमाम जो थ्योरीज है टेक्निकल, वो फ्री एडवाइस करते हैं हाउसिंग गुरु रमेश प्रभु जी के साथ मिलकर महासेवा के ऑफिस में. तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं. और ये जो इश्यूज है आपका फ्री होल्ड का, इस पे हम गवर्नमेंट पर जितना कम हो सके उतना प्रेशर करेंगे सलील जी के साथ मिलकर. आज भले ही प्रकाश दरेकर या बीजेपी के डीसीएम या चीफ मिनिस्टर नहीं हाजिर हो, लेकिन आने वाले टाइम में हम कोशिश करेंगे जनता के साथ मिलकर कि ये जनता का जो प्रेशर है, जनता का दबाव है, ये समझे. सर मेरा एक रिक्वेस्ट है. यस, रिक्वेस्ट है मेरा कि रमेश प्रभु जी और आप मिलके एक अपॉइंटमेंट उनसे ले लीजिए बेसिकली, प्रवीण दरेकर और राधा कृष्ण विखे पाटिल की बात कर रहे हैं आप. राधा कृष्ण विखे पाटिल ना, रेवेन्यू मिनिस्टर. जी, जरूर ये हम भविष्य में मीटिंग तय करते हैं कि अभी बात कर रहे हैं कि हम लोग जाके मिलेंगे. अभी बात करेंगे, पहले अपॉइंटमेंट लेंगे उनसे और फिर जाके मिलेंगे उनसे. ये विषय आप रहेंगे. और मैं यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं इस मीटिंग में, यूट्यूब पे जो लोग देख रहे हैं, मैं चाहूंगा कि इसका एक ग्रुप बने. श्याम सुंदर बुबना जी का ऑडियो ऑन करें. बुबना जी ने एक ग्रुप बनाया है, तो श्याम सुंदर बुबना जी ने इस विषय को लेकर तो उस ग्रुप से जुड़े ज्यादा, ताकि आपको अपडेट मिले, आपको क्या गवर्नमेंट में क्या हो रहा है, आपके हक में क्या आने वाला टाइम में होता है, तो अपडेट मिलती रहेगी. तो आप कनेक्ट होते रहेंगे हमारी इन सब प्लेटफॉर्म पे.
बुबना जी का नंबर शेयर करें, श्याम सुंदर बुबना जी ग्रेटर मुंबई रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन एनजीओ के चेयरमैन है। उम्र दराज है लेकिन सब लोगों का भला हो। और ये जो विषय है दोस्तों फ्री होल्ड का, फ्री होल्ड हो गवर्नमेंट की जो लैंड है, तो मैं सलील रमेश चंद्र जी का शुक्रिया करना चाहूंगा महासेवा की तरफ से, एमएनएस मीडिया न्यूज की तरफ से और ग्रेटर मुंबई रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से, और आप सबकी तरफ से। यूट्यूब पे काफी देख रहे हैं सलील जी आपको, और अच्छा। यहाँ पे भी एक दिस इज एप्लीकेबल फॉर महाबलेश्वर लैंड, एक सवाल अभी जस्ट आया चैट बॉक्स में। महाबलेश्वर लैंड महाबलेश्वर लैंड में ज्यादा करके लीजेस है, पुराने लीजेस है, एंड उनको भी बेनिफिट मिल जाएगा। मतलब बट 25% अभी जो एक्सटेंशन आएगा ना, तो उसमें वो 25% में लैंड कन्वर्ट कर सकते हैं। और वहाँ पे क्या लैंड वैल्यूज बहुत कम रहते हैं, मतलब इतना मुंबई जैसा नहीं रहता है। तो मोस्ट पीपल आर एबल टू अफोर्ड टू पे दैट 25%। मतलब मेरे को जो मालूम पड़ा है कि काफी लोगों ने आउट ऑफ मुंबई कन्वर्ट किए हैं at 25% or 15% and all that. So Mahabeshwar also can do the conversion at 25% basically. बिल्कुल। सलील जी धन्यवाद। मैं सभी जनता की तरफ से यही कहना चाहूंगा, और आपको सलील जी से संपर्क करना हो किसी भी, तो मेरा नंबर है, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें प्लीज, 9920378133। श्याम सुंदर बुमना जी आपको ग्रुप में भी ऐड कर लेंगे। इस विषय पर जो हम फाइट कर रहे हैं, आगे लड़ाई है, जनता सरकार तक आवाज पहुंचानी है, और आगे हम चाहेंगे कि हम चीफ मिनिस्टर साहब से, डिप्टी चीफ मिनिस्टर से और रेवेन्यू मिनिस्टर से इस विषय को आगे रखें, क्योंकि हॉट सब्जेक्ट है ये दोस्तों। और आप सभी जनता की तरफ से यूट्यूब पे जो देख रहे हैं, पार्टिसिपेट की तरफ से, महासेवा की तरफ से और एमएनएस मीडिया तमाम जो लोग जुड़े उनकी तरफ से मैं शुक्रिया करता हूँ। सलील जी, रमेश चंद्रा जी को इन शब्दों में, सलील जी आपके लिए खूबसूरत लाइन, क्योंकि शुरुआत में मैंने आपको मुस्काने की वो दी थी, तो जाते जाते भी जरूर आपको सुकून होगा, क्योंकि आपने इतना टाइम स्पेंड करके आपने कहा था मुझे दूसरा कुछ अपॉइंटमेंट है लेकिन मुझे जाना, लेकिन ये मेरा दिल का सब्जेक्ट है तो मैं जुड़ूंगा। और आप जुड़े, दिल से जुड़े, तो मैं यही कहूंगा, मुझे आसमान को छूने का कोई गम नहीं। मुझे आपके लिए लाइन है, मुझे आसमान को छूने का कोई गम नहीं, आपका दिल छूना आसमान छूने से कम नहीं, जनता का दिल छूना आसमान छूने से कम नहीं। तो आप जो काम कर रहे हो सलील जी, शुक्रिया, हम आपके साथ में हैं। और निश्चित ही आपको मैं अपडेट देता हूँ कि रमेश प्रभु जी और तमाम जो प्रकाश दरेकर जी, प्रवीण दरेकर जी से बात करके कैसे आगे का इस मुहिम को, इस मिशन को, इस आंदोलन को आगे बढ़ा सकते हैं, और उनका टाइम लेकर। मेरा एक थोड़ा कहना है कि हम लोग ने 2 सेशन किए, हम लोग ने काफी डिटेल में डिस्कस किया है। ये दोनों सेमिनार अगर यूट्यूब में तो रहेंगे, एनीबॉडी कैन सी दैट और अंडरस्टैंड द इश्यूज बेसिकली। अभी आगे चल के हमको ये कैसे बढ़ाना है, मतलब आपकी जो रिजल्ट आए, जिसमें रिजल्ट आए, लोगों का भला हो थोड़ा, हाँ या तो वो ये सब मिनिस्टर्स है, एमएलएज है, एमपीज है, इनको मिलके हम लोग कैसे इसको बढ़ाए, ये अभी देखना है बेसिकली। बिल्कुल, अगला अपना मीटिंग रूबरू होगा इन लोगों से, ये मेरा आगे का वो अपना प्लान होगा, एक्शन प्लान। सलील जी आज के लिए खूब खूब धन्यवाद, शुक्रिया। ऐसे ही हम आगे इस विषय को आगे लेके जाएंगे, ये वादा प्रॉमिस है आपसे हमारा। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक्स टू ऑल। आप सभी पार्टिसिपेट जुड़े, यूट्यूब पे जो लोग देख रहे हैं, मैं आपका दोस्त और होस्ट सुनील शर्मा। आज के लिए इतना ही। मेरा नंबर, सलील जी का भी नंबर चाहिए तो मुझे मैसेज करें, मैं आपको व्हाट्सएप पे मैसेज बात करूँ। मेरा नंबर बताऊं क्या? बताइए नंबर। मेरा मोबाइल नंबर है 9324869143। आई विल रिपीट, 9324869143। ये नंबर है, शेयर कर दिया है चैट बॉक्स में भी सलील जी का, चूनावाला जी ने, हमारे यूजर भाई चूनावाला जी ने, तो सभी नोट कर ले। और दोस्तों उनको व्हाट्सएप मैसेज करें, आपकी कुछ रिक्वायरमेंट है, कुछ क्वेश्चन है, और इस विषय पर जुड़े उनके साथ में। हम सब जुड़े हुए हैं, हम सब जुड़े, और आगे सरकार तक ये बात पहुंचकर इस पर निर्णय, इस पर रिजल्ट आना चाहिए, ऐसी हमारी प्रयास है। तो आज के लिए इतना ही। आपके दोस्त और सुनील शर्मा को दीजिए इजाजत। अगले बार कुछ हम नए सब्जेक्ट, नए विषय को लेके आएंगे, लेकिन ये विषय पर आप ज्यादा जुड़ेंगे तो ज्यादा ताकत बनेगी। आप सभी पार्टिसिपेट और यूट्यूब पे देखने वाले सभी लोगों का धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि लोग अवेयर होंगे, एजुकेट होंगे। जी सलील जी।
थैंक यू, धन्यवाद सुनील जी, आप बहुत अच्छे तरह से होस्ट करते हो और बहुत अच्छा लगता है आपका होस्टिंग बेसिकली, और ऐसे ही थैंक यू करते रहे। सलील जी, थैंक यू। Yeah. बिल्कुल बिल्कुल, आपका शुक्रिया, खूब दिल से आप सभी पार्टिसिपेंट और ऑडियंस का शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। वंदेश जी धन्यवाद, पार्था सर आपका भी धन्यवाद, अविनाश थैंक यू, अविनाश सिंधे हमारे सहयोगी, संडे के दिन भी आप सब लोग कनेक्ट हुए उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।